अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन का आज हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर 3 यानी कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कुछ बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ा था और उनकी वर्किंग देखी थी। इसके अलावा हमने उसमें कलरिंग वगैरह देखा था कि किस तरीके से की जा सकती है। इसके अलावा परफेक्ट शेप्स कैसे बनाते हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म टाइप शेप्स यानी कि वो जिस तरह अपनी मर्ज़ी की शेप्स किस तरह से बना सकते हैं, उन चीज़ों को कुछ कवर किया था। आज का जो लेक्चर हमारा लेक्चर 4 है, इसके अंदर मज़ीद शेप से ही रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम कवर करके इस वीक को क्लोज़ करेंगे। इसके बाद जो वीडियोस का सिलसिला होगा दोबारा से नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू होगा। मीनवाइल मैं ये चाहूँगा कि जो आगे के 3 दिन आपको मिले हैं, इसके अंदर आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के जो भी सिलसिला है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको इस क्लास के एंड में बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो मुझे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं फ़ाइल के अंदर आता हूँ, न्यू, और यहाँ पर पिक्सेल्स सेलेक्ट करके 1000 एंड 1000 आर्टबोर्ड 1 और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि शेप्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मैं शेप की प्रॉपर्टीज़ को क्योंकि डिस्कस करने वाला हूँ, तो शेप मुझे चाहिए होगी, तो मैं रेक्टेंगल टूल से एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। फोरग्राउंड कलर पर डबल क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। सेलेक्शन टूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस शेप को आगे पीछे मूव कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर किसी खाली एरिया में जहाँ पर कोई शेप नहीं है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये शेप बेसिकली डिसेलेक्ट हो जाएगी मेरी। ये देखें, अभी ये सेलेक्टेड है, बाहर मैंने क्लिक किया तो ये डिसेलेक्ट हो गई। मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जब मैं कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई है। ये इसके कॉर्नर्स पे देखें, कुछ चकोर बॉक्सेस हैं, इसके अंदर कुछ राउंड बॉक्सेस हैं, इसके दरमियान में एक और नीला कलर का डब्बा आ रहा है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, आज इनको पढ़ने वाले हैं हम और मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये जो कॉर्नर्स पर 6 हर कोने पे मतलब 3 नज़र आ रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 और ये 4 8 बॉक्सेस जो कोने पे नज़र आ रहे हैं, ये वाले, इनको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्सेस। ये बेसिकली शेप को रीसाइज करने के काम आते हैं। यानी कि अगर मैं किसी भी एक साइड से शेप को पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये उस तरफ से इसका साइज़ चेंज करेगा। अगर मैं लेफ़्ट से करूँगा तो लेफ़्ट से करेगा, टॉप से करूँगा तो टॉप, और बॉटम से करूँगा तो बॉटम साइड से इसका साइज़ चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कॉर्नर से करूँगा, इस वक्त मैं बॉटम राइट से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ से और सीधे हाथ की तरफ से एक साथ छोटा बड़ा करेगा। अगर मैं टॉप राइट करूँगा तो यहाँ से करेगा। इसी तरह यहाँ मैं टॉप लेफ़्ट और ये बॉटम लेफ़्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी शेप को रीसाइज कर सकते हैं। मैं एल कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया है जिससे मेरा ये टूल स्विच हो गया और ये लेसर टूल, एलिप्स टूल मेरा बन गया। एलिप्स टूल की मदद से मैंने एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया, मूव टूल सेलेक्ट किया और मैं इसको भी रीसाइज कर लेता हूँ। देखें, ये कोने पर मैं आऊँगा ना, इसके बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर जब कर्सर रखूँगा तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा। जब ये कर्सर इस तरह हो जाए तो इसका मतलब अब मैं रीसाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं रीसाइज़ कर सकता हूँ। ये देखें, अगर मैं शिफ्ट का बटन नहीं दबाऊँगा तो ये फ्रीली रीसाइज़ हो रहा है। अगर मैं साथ में शिफ्ट का बटन दबा दूँगा तो ये देखें, अब ये बिल्कुल फ़िक्स अपना सर्कल इसने बरकरार रखा हुआ है और बिल्कुल फ़िक्स प्रोपोर्शंस के अंदर ये रीसाइज़ हो रहा है। सेम गोज़ फॉर बॉक्स कि अगर मैं शिफ्ट का बटन दबाऊँगा तो कर्सर मेरा जहाँ भी हो वो उसको डब्बा ही रखेगा, यानी कि उसके जो प्रोपोर्शंस हैं वो फिक्स्ड रखेगा, उसकी डायमेंशंस को छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर करेगा तो विद और हाइट एक साथ करेगा ताकि जो उसकी शेप है वो चकोर ही रहे। लेकिन अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूँगा तो अब मैं फ्रीली रिसाइज कर सकता हूँ। तो जब हम क्रिएट कर रहे थे कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर और रिसाइज करते वक्त शिफ्ट का ये किरदार है। और अगर शिफ्ट और ऑल्ट अगर मैं दबा दूंगा तो ये देखें, अब ये उसने सेंटर पॉइंट
जो भी इस ऑब्जेक्ट का है उसके चारों तरफ से इसको छोटा या बड़ा करना शुरू किया है। इसी तरह एलिप्स टूल, ठीक है, सेंटर पॉइंट से चारों तरफ वो उसको एक्सपेंड भी कर रहा है और उसको कम भी कर रहा है। तो उम्मीद है ये रीसाइज वाली चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, इन्हीं रीसाइज वाले जो बाउंडिंग बॉक्सेस मेरे हैं, एंकर पॉइंट्स भी कहते हैं इन्हें, इनको अगर मैं थोड़ा सा कर्सर को इनसे बाहर रखूं, तो अभी देखें ये रीसाइज वाला कर्सर है, कर्सर को थोड़ा सा बाहर मूव करूंगा तो ये देखें ये चेंज हो गया। अब क्या होगा इसका मतलब अब हमारा जो भी शेप है वो रोटेट होगी। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ तो ये इस तरफ रोटेट हो रही है, ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ऊपर की तरफ। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यानी कि जिस तरफ घड़ी घूमती है उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन में आपको ये दो चीज़ें याद रखनी होंगी कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। मज़ीद कुछ देखते हैं कि अंदर वाले जो बॉक्सेस हैं वो क्या हैं। ये जो अंदर सर्कल नज़र आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। रिमेंबर हमने जूम कैसे किया था, लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया था। अब ये वाले इससे क्या हो रहा है, रीसाइज। इसके बाहर करूँगा तो क्या होगा, रोटेट। अंदर वालों से क्या होगा, इसके कॉर्नर्स राउंड होंगे, इसको हम कहते हैं रेडियस किसी भी शेप का। अगर मैं सिंपली ये देखें ये करूँगा तो इसके कोने देखें चकोर थे बिल्कुल, अब ये थोड़े से राउंड होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि अगर मैं इसको बिल्कुल साथ ले आऊँगा तो ये पूरे के पूरे राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इनके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। अभी ये चारों तरफ से हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक तरफ से हो, यानी कि एक कॉर्नर इसका गोल हो बाकी सब अपनी असल हालत में रहें, तो आप इसको डबल क्लिक कर दें और उसके बाद इसको ड्रैग करें तो ये एक तरफ से होगा। फिर इसी तरह नीचे वाले को डबल क्लिक कर दें और उसके बाद ड्रैग करें तो ये दूसरी साइड से सिंगल साइड से होगा। और अगर आप सिंपली करेंगे तो ये चारों साइड से होगा, ठीक है। तो हमने रेडियस पढ़ लिया, रीसाइज पढ़ लिया और रोटेट भी पढ़ लिया। मज़ीद एक और चीज़ हम देखते हैं, अंडू करना। यानी कि कोई भी मिस्टेक, जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये रेडियस के साथ मैंने छेड़छाड़ करी, लेकिन अगर किसी भी जगह पर जाकर मुझे लगता है कि ये गलती मैंने कर दी है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो और मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ स्टेप्स पीछे आ जाऊँ, ना कि मैं डॉक्यूमेंट क्लोज़ करके एक नया बनाऊँ, बल्कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए कुछ स्टेप्स पीछे आ जाऊँ, तो वो किस तरीके से होगा। एडिट के अंदर अंडू, शॉर्ट की है इसकी Ctrl+Z, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो ये देखें एक स्टेप पीछे आ गया। अब जितनी बार आप प्रेस करते जाएंगे ये उतना पीछे आता चला जाएगा, ठीक है। ये देखें ये उतना पीछे चला गया जब मैंने सर्कल भी ड्रॉ नहीं किया था, और ये उतना पीछे जाएगा जब मैंने इस बॉक्स में कलर भी नहीं किया था। देखें अभी मैं और Ctrl+Z दबाता जा रहा हूँ बेसिकली, तो ये पीछे आता जा रहा है। ये देखें यहाँ पर इसमें वाइट कलर था तो ये उस स्टेप तक लेकर आ गया है मुझे। तो अब मैं अगेन कलर कर लेता हूँ, इसके अंदर डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ से पिंक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं अब की बार, तो ये मैंने पिंक कलर कर लिया। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। मज़ीद हम देख लेते हैं आउटलाइन का कलर। आउटलाइन का कलर मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन पे कलर पे जब हम डबल क्लिक करके चेंज करते हैं यहाँ से, तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसको। ये मैंने कीबोर्ड की मदद से जूम किया है, Ctrl+ इसकी शॉर्ट की है, Ctrl- जूम आउट की शॉर्ट की है। ये जो शॉर्ट कीज़ मैं लेक्चर के दौरान आपको बताता जाता हूँ ना, ये आप अलग से अपनी कॉपी वगैरह पर कोई एक अलग से पेज बना लें शॉर्ट कीज़ का, और उसके अंदर जैसे जैसे हम लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे आप वहाँ नोट डाउन करते जाएं। तो इन दी एंड आपको क्या होगा, आपके पास एक जमा हो जाएंगी एक ही पेज पर काफ़ी सारी शॉर्ट कीज़, जो कि आपको आपके काम में आसानी पैदा करेंगी। रिमेंबर, अगर मैं जूम टूल, जैसा कि मैंने बताया था आपको लेक्चर में कि जूम टूल सेलेक्ट करें, फिर क्लिक करें, फिर क्लिक करें, फिर क्लिक करें, कितनी लंबी कहानी हो जाती है। जब हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और फिर ये थोड़ा सा बैड प्रैक्टिस भी है। तो बेहतर ये है कि ख़ुद को उसी हिसाब से अभी से आप ट्रेन करना शुरू कर दें। Ctrl+ Ctrl- शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करना सीखें और इस्तेमाल भी किया करें। इससे आपका
कहने को मिली सेकेंड्स बचते हैं, लेकिन बहुत क्विक काम होता है। और जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो बराबर वाले को भी इम्प्रेशन अच्छा जाता है, उसको लगता है कि पता नहीं कितना प्रोफेशनल बंदा है। और जब हम ये माउस से सारे काम कर रहे होते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं माउस पैड से काम करता हूं, मैं माउस से भी काम नहीं करता। इवन के ट्रेसिंग वगैरह भी मैं माउस पैड से ही कर लेता हूं। तो काफ़ी सारे लोग मुझे इस चीज़ पर भी टोकते हैं कि यार माउस पैड से कैसे कर लेते हो। तो वो प्रैक्टिस की बात है, जब आप शुरू से करेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा। आउटलाइन से मुतल्लिक हम बात कर रहे थे। अभी देखें आउटलाइन यहाँ पर ग्रीन है। अब मैं चाहता हूँ इस आउटलाइन को ख़त्म ही कर दूँ, यानी कि आउटलाइन मुझे रखनी ही नहीं है। तो कैसे करूँगा, मैं आउटलाइन पे क्लिक करूँगा और इसके नीचे ये देखें एक रेड क्रॉस नज़र आ रहा है। अगर इसके ऊपर माउस लेकर आऊँगा तो यहाँ लिखा हुआ है नन, इस पर क्लिक कर दूँगा। तो जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये आउटलाइन अभी ग्रीन थी, ये देखें ये ग्रीन है आउटलाइन। यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया लेफ़्ट क्लिक माउस का, तो ये देखें ये क्रॉस बना हुआ आ गया। इसका मतलब अब आउटलाइन इधर से डिलीट हो चुकी है। अगर सेम चीज़ मैं फिल के साथ करना चाहूँ और आउटलाइन को बाकी रहने दूँ, तो मैं सबसे पहले फिल सेलेक्ट करूँगा ताकि फिल ऊपर आ जाए। देखिए जो भी चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ वो ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। ये देखें अगर आउटलाइन करूँगा, आउटलाइन ऊपर आ गई, कलर नीचे चला गया। कलर पे सिंगल क्लिक करूँगा तो कलर ऊपर आ गया, आउटलाइन नीचे चली गई। अब मैं कलर को ऊपर रख के यहाँ पे नन प्रेस कर देता हूँ, तो अब देखें ये ग्रीन आउटलाइन आपको नज़र आ रही है सिर्फ, ठीक है। लेकिन फिल कोई मौजूद नहीं है इस शेप के अंदर। यानी कि अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट के बाहर ड्रैग करता हूँ तो देखें ये सिर्फ आउटलाइन है। और अगर मुझे फिल करना है तो मैं फिल भी कर लेता हूँ, तो अब फिल भी आ गया। अब मैं आउटलाइन को ख़त्म करना चाहता हूँ अगेन, तो मैंने आउटलाइन ख़त्म कर दी। हम इसको स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं आउटलाइन यहाँ पर रखता हूँ ब्लू कलर की और मेरा फिल कलर पिंक कलर का है, तो यहाँ पर आप देखें एरो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा है स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, यानी कि इसको बदल दें। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, पहले मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जिस ऑब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये देखें अब ये ब्लू कलर जो आउटलाइन में था वो फिल कलर में चला गया, और जो फिल कलर था पिंक वाला वो आउटलाइन के अंदर आ गया। एक और बार स्वैप करूँगा तो पिंक कलर वापस से फिल के अंदर चला गया, ब्लू कलर वापस आउटलाइन के अंदर आ गया। इसी तरह अगर मैं एक आउटलाइन को ख़त्म कर दूं और सिर्फ फिल कलर रखूं और उसके बाद स्वैप करूं, तो ये देखें अब फिल नन हो गया, आउटलाइन पिंक हो गई। स्वैप करूंगा तो फिल पिंक हो गया, आउटलाइन नन हो गई। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमने इस क्लास में, इस लेक्चर में देखने थे। ये हमारा लेक्चर 4 है। इसके साथ ही हम आज की जो भी थ्योरी है और प्रैक्टिस है उसको ख़त्म करते हैं, यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं और बात करते हैं कि आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, किस तरीके से करनी है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए आप कुछ बेसिक शेप्स, बेसिक असाइनमेंट्स बना सकते हैं। एक असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ कि आपने क्या करना है। मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था शायद, किस तरह से बॉक्सेस बनाना है। ये एक बॉक्स मैंने बना लिया, ठीक है। फिर ये दूसरा बॉक्स मैंने शिफ्ट की मदद से बनाया तो परफेक्ट बॉक्स बनेंगे, और फिर इसको यहाँ पर प्लेस करके इसका कलर चेंज कर दें। इस तरह से आप मुख्तलिफ बॉक्सेस बना लें जो कि पूरे के पूरे कैनवस के अंदर आपके पास आ रहे हों। ओके, अभी मैं इसको रीसाइज़ भी कर लेता हूँ। ये देखें ये मैंने रीसाइज़ कर लिया तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट इसको करें कि इतना कि वाइट एरिया पूरा का पूरा मुख्तलिफ बॉक्सेस से फिल हो जाए। इसी तरह आप बेसिक शेप्स भी बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये वाला सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसको कर देता हूँ येलो, ठीक है। येलो कलर मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। अब मैं एक सर्कल और ड्रॉ करता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, और इसको लेकर आ जाता हूँ इसके अंदर। इसकी विड्थ और हाइट को मैं नोट कर लेता हूँ, बल्कि अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर लेता हूँ 65 एंड 65। एक और मैं यहाँ पर टूल बनाता हूँ, सॉरी शेप बनाता हूँ, और इसको भी मैं कह देता हूँ 65 65। एंटर करूँगा, ठीक है, और मूव टूल से अब मैं इसको बराबर में रख दूँगा।
ठीक है। और इसके बाद मैं एक और बॉक्स एक और शेप बनाऊंगा जो कि यहाँ पर आएगी। तो ये देखें, एक इमोजी टाइप आपने कुछ बना लिया है, बेसिक शेप्स। ठीक है, इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सिर्फ लेसो टूल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसमें फिल कलर किया ब्लू कलर का। और अब मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, ब्लू कलर का मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। और फिर यहाँ से ऐसे, तो ये देखें, ये आपकी एक की बन गई। मैं एक और लेसो टूल से सर्कल बनाता हूँ, इसको वाइट कलर कर देता हूँ, डबल क्लिक किया और इस वाइट वाले को मैं बीच में लेकर आ जाता हूँ इसके। तो ये देखें, ये मैंने बेसिक शेप्स को इस्तेमाल करते हुए चाबी बना ली है। तो इस तरह की बेसिक शेप्स मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट वीक तक बनाना सीख जाएं। स्टिल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं जिनसे हम क्विकली काम कर सकते हैं। यानी कि ये जो मैंने 3 बार शेप बनाई है, ज़रूरी नहीं था ये मैं 3 बार बनाता, लेकिन मैं क्योंकि चाहता हूँ हम स्टार्ट में थोड़ा स्लो रहें और मैनुअल काम ज़्यादा करें, तो इसलिए मैंने अभी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं। नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह ये सारी जो फास्ट वाली चीज़ें हैं जो कि हमारे स्पीड को तेज़ कर देंगी काम की, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीक तक आप अपना काम मुझे ग्रुप में सबमिट करवा दें और हम अपना लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं और ये वाला कोर्स या ये वाली वीडियोस आप तक यूट्यूब के थ्रू पहुंच रही हैं, तो आप यकीनन मुझे व्हाट्सएप पर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो आप यूट्यूब के कमेंट्स में मुझे जो भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं मेरे साथ तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर देखते हैं अगर उसकी कोई सेटिंग हम बना सके। ठीक है, तो अंटिल नेक्स्ट वीक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।